वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं दर्शन अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। और आज हम वो बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या विजन रख के पॉलिसी बनाई है और इसको बहुत ही सिंपल वे में हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आज, जिनका नाम है डॉक्टर नीलेश कुमार वाला, द एजुकेशनलिस्ट, द यूट्यूबर and who have the experience of over a decade and a half. So please welcome my guest, Dr. Nilesh Kumar Wala. Welcome, sir. Thank you. Activa, pleasure, Jupiter, all is mine. Great, sir. Great. How are you, sir? Completely fine. हमारे साथ है डॉक्टर नीलेश कुमार वाला, द यूट्यूबर, द एजुकेशनलिस्ट एंड टॉप एजुकेटर ऑफ गुजरात। तो आज हम सर से जानेंगे कि पॉलिसी क्या है, कैसी है और इसके सारे मेन पॉइंट्स क्या है। और इसके बारे में सर आप जरा बताइए हमारी ऑडियंस को प्लीज सर। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों को इनवाइट किया यहाँ पे आपकी यूट्यूब चैनल पे। ये जनरल प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो न्यू पॉलिसी आई है सबको पता है कि पॉलिसी आई है, लेकिन क्या इसका पर्पस है, क्यों गवर्नमेंट ने इसको अभी अप्लाई किया है और कितने सालों में होगी, तो काफी लोगों के माइंड में प्रॉब्लम है। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो काफी सारे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं कि ये पॉलिसी क्यों है, कैसे, कब ये अप्लाई होने वाली है, तो ये सब आपको ऑलरेडी वहां पे मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए अभी ये जानना जरूरी है कि ये पॉलिसी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये न्यू पॉलिसी की रिक्वायरमेंट ही क्या है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि अब जितना भी आप देख रहे हो कि ये कंट्री डेवलप हो गई, अमेरिका डेवलप हो गया, जापान, चाइना, ये सब डेवलप हो गया, लेकिन हमारा इंडिया अभी डेवलप हो रहा है। तो अब हमारा ये फेज है कि हमको ये हमारा एजुकेशन चेंज करना है, क्योंकि अगर एजुकेशन चेंज होगा, ये पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसी है ऑफकोर्स, तो एजुकेशन पैटर्न चेंज होगी, तो जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे वो पूरे वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सके, ऐसे उनका लेवल होगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि अब तक जो हमारा सिस्टम था वो किसके बेस पे था, मार्क्स ओरिएंटेड, ग्रेड ओरिएंटेड, कि कौन कितना परसेंटेज ला है, कौन कहाँ पर जा रहा है, कितना मार्क्स गेन कर रहा है, कौन गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ऑलवेज हमारा फोकस रहता था मार्क्स पे, नंबर्स पे, कोई नॉलेज के बारे में नहीं पूछ रहा था। अगर मैं बात करूं कुछ स्टूडेंट्स की, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस मेरा है, तो मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लाते हैं, सेकंड रैंक लाते हैं, तो जरूरी नहीं कि उनके पास नॉलेज है। आप सिंपल कोई रट्टा मार के या पूरा बाय हार्ट करके वो लिख दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उसका नॉलेज है। तो यहाँ पे जो लैकिंग था कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बीच में जो गैप थी, जो एक पतली सी लाइन है, अब उसके बेसिस पे रैंक होगा। मतलब कि मार्क्स ओरिएंटेड अब कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो नॉलेज ओरिएंटेड होगा। स्किल बेस्ड सिस्टम यू आर टेलिंग, राइट सर? राइट। तो जो भी है, अगर मैं बोलूं कि जो रैंक सिस्टम चेंज हो जाएगी, आपको जैसे कि पता है कि ग्रेडिंग, अब जो रिजल्ट होगा, न्यू पॉलिसी का एक रूल भी है कि अब जो रिजल्ट आएगा वो 360 रिजल्ट आएगा। मतलब उसमें क्या है कि जो भी है स्टूडेंट वो खुद अपना रिव्यू करेगा कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, साथ में उसके आसपास के बच्चे भी उसको रिव्यू करेंगे, उसके जो क्लासमेट है वो रिव्यू करेंगे, उसके पेरेंट्स और उसके टीचर भी रिव्यू करेंगे, और उसका पूरा एजुकेशन खत्म हो जाने के बाद उसका एक कंबाइंड, एक एग्रीगेटेड, एक ग्रेड, क्या बोलेंगे उसको, रिजल्ट आएगा, फुल मार्कशीट आएगा। यस, और उसमें वो देखेंगे कि भाई इसने सालों में उसने क्या क्या स्किल डेवलप की है, क्या क्या नया सीखा है, और उसका क्या ग्रोथ हुआ है या उसका ग्राफ डाउन गया है। ये सब उसका एक कंबाइंड रिजल्ट उसके बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री बताएगा। मतलब ये पॉलिसी इज एक्सप्लोरिंग चाइल्ड इटसेल्फ, मतलब वो एक अपने बच्चे को ही एक सारे वे में ग्रो करने की पॉलिसी है सर। राइट। कई बार हमने देखा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि बचपन में ब्राइट होता है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड पे जाके उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बचपन में ऐसे होते हैं कि उनका कुछ नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होते, मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होते, बहुत एवरेज रेंज पे होते हैं, लेकिन वो उनकी कंटिन्यूटी वो चालू रखते हैं और हायर एजुकेशन में जाके वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन ये जो कंबाइंड रिजल्ट है उसकी पूरी हिस्ट्री बताएगा। क्योंकि अगर हम देखें कि जॉब लेने जाते हैं तो हम कौन सी डिग्री वो लोग मांगते हैं, लाइक आपने मास्टर्स किया है, आपके 10th 12th, लेकिन आपने 5th स्टैंडर्ड में क्या किया है, कहाँ कोई मांगता है। कोई जगह पे जॉब करने जाओ तो आपने 2nd स्टैंडर्ड में क्या सीखा है, 3rd स्टैंडर्ड में क्या सीखा है, आपके 6th में क्या सीखा है, 9th में क्या सीखा है, कोई वहां पे कुछ भी नहीं मांगता। सीधा कहाँ पे आते हैं, इवन 10th और 12th भी नहीं देखते, सीधा देखते हैं आपकी मास्टर्स और बैचलर डिग्री को। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी अब फ्यूचर में चेंज होगा। आपकी पूरी हिस्ट्री आपके मार्कशीट के वहां पे होगी,
और जो भी आपको जॉब दे रहा है वो उसके पास पता होगा कि आपने कौन कौन से स्किल पे फोकस किया है। सर अगर एक इंटरव्यू के पास एक 360 डिग्री अगर मार्कशीट होगी बच्चे की, तो वो उसको जान पाएगा कि वो बच्चा बचपन से वो किस चीज में वो ज्यादा डेवलप्ड है। राइट, क्योंकि देखना जाए तो अभी 10th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट 3 पार्ट्स पड़ जाते हैं। अगर किसी को कॉमर्स भी अच्छा लग रहा है और साइंस भी अच्छा लग रहा है तो वो दोनों में से एक ही चॉइस करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होगा कि वो अपने आप से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। उसके पास स्कोप है कि केमिस्ट्री के साथ बेकरी भी कर सकता है, फिजिक्स के साथ आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। जो ये बैरियर था वो और साइंस कॉमर्स आर्ट्स का यहाँ से निकलने वाला है। मतलब यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी जब भी काम होता है ना तो वो काम बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वाइड एरिया होता है जो आप सीख सकते हो। लाइक मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं शायद 7th या 8th में था जब मैंने कंप्यूटर को पहली बार टच किया था और कंप्यूटर सब्जेक्ट सीखा था। लेकिन उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस मैं कंप्यूटर नहीं सीख पाया था। और लेकिन हर बार ये माइंड में रहता था कि दिल में रहता था कि ये कब मैं कंप्यूटर सीखूं, कब कैसे करूं। लेकिन अगर देखने जाए अभी तो मैंने 2017 से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी और उसके बाद कंप्यूटर और ये जो भी मल्टीमीडिया है वो काफी मैंने उसके अंदर खुद से सीखा है और ड्यू टू द यूट्यूब ही सीखा है। अगर हम देखें तो मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट भी है, मेरा व्लॉग भी है, मेरी खुद एंड्रॉइड ऐप भी मैंने बनाई है और जो भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग वो सब कुछ सीखा है मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो जो मैं सीखना चाहता था मेरे स्कूल के टाइम पे वो अब मैंने जाके सीखा है। मतलब अब जो स्टूडेंट को सीखना होगा तो वो उनके टाइम में भी वो सीख सकेंगे। और जैसा नई पॉलिसी में आप सबको भी पता है क्योंकि काफी सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सब लोग बोलते हैं कि ये इंटर्नशिप करनी पड़ती है बच्चों को और 10 डेज की ऐसा कुछ है, 10 दिन के लिए वो कहीं सीखने जाएंगे। एवरी ईयर सर? जब तक जितना पता है तो एवरी ईयर ही होगा, क्योंकि हर साल जो उनके ग्रेड में जो रिजल्ट बनेगा हर साल का उसमें भी ये पॉइंट होगा ही। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये हर ईयर ही होगा। तभी जाके वो नई स्किल, अगर 12 साल या 15 साल जो भी है इस पूरी जर्नी के, हर साल वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। लाइक कभी लॉन्ड्री वाले के पास जाएंगे, तो कभी कोई कारपेंटर के पास जाएंगे, कोई पेंटर के पास जाएगा, तो उनके पास वो पूरा माइंड में विजन होगा कि भाई क्या है ये सब, कैसे ये पूरी हमारी सिस्टम चलती है, उनका भी नॉलेज उनके पास क्लियर होगा। मतलब कि वो बहुत ही छोटी एज से ही वर्ल्ड को वो अपना विजन वो देख पाएगा कि आगे मुझे कैसे अपना रास्ता बनाना है। राइट, अगर हम दूध वाले की बात करें, दूध वाला घर पे आके दूध दे जाता है, लेकिन वो कहाँ से लाता है, कैसे निकालता है, इस बराबर वो पूरा प्रोसेस कैसा चलता है, वो उनको कितने पैसे आते हैं, ये जो सिस्टम है वो सब बच्चा कब जानेगा, जब वो एक बार देखेगा, उसको फील करेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें तो बच्चे को अगर आप बैंक में ले जाओगे तो वो बैंकर के साथ बैठेगा 10 दिन, तो उसको भी पता चलेगा कि पैसे का मैनेजमेंट कैसा होता है। राइट, तो ये सब बेसिक से सीखने को मिलेगा। लाइक हम जब 10th या 12th खत्म हुआ, आई थिंक मेरा मैं सोच रहा हूँ कि बीएससी जब हुआ था तब जाके बैंक का पूरा बैंकिंग सिस्टम पता चला था। तो वो जो जर्नी है जो मैंने मेरे बीएससी के बाद से कि वो जर्नी उनकी स्कूलिंग में ही कंप्लीट हो जाएगी। वो जो बच्चा निकलेगा स्कूल से उसके पास पूरा फोकस, पूरा उसका नॉलेज होगा अबाउट दी सराउंडिंग वर्ल्ड। सर आपका लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बैरियर जो गवर्नमेंट ने निकाल दिया इस पॉलिसी में, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है सर? पर्टिकुलरली मेरी भी बात करूंगा और बाकी सबकी जनरलाइज भी बात करूंगा। लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज बैरियर निकालने से काफी फायदा होगा। सिर्फ हम हाई सोसाइटी की बात करें कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, इसके लिए लैंग्वेज बैरियर हिंदी में पढ़ेंगे या गुजराती में पढ़ेंगे या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बच्चे सीखेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो बच्चे को 1.5 या 2.5 में भी पता नहीं चलता है, तो वो 1.5 एंड 2.5 में समझते हैं। जी तो ये जो बैरियर है ना वो निकलेगा, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं उसकी लोकालिटी, उसकी लोकल लैंग्वेज अगर आपको पता नहीं होगी ठीक से तो आप वहां पे सर्वाइव कैसे कर पाओगे। ये तो ऐसा होगा कि अगर आपको कोई फ्रेंच कंट्री में जाके छोड़ देता है और आपको फ्रेंच सीखनी नहीं है, वहां पे जाना है, फ्रेंच सीखनी नहीं है और वहां पे सर्वाइव करना है, तो कैसे आप करोगे। तो ये जो था वो अब यहाँ पे सॉल्व होगा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि अगर आप अपनी मदर टंग में या आपकी जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपके सारे कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे। और हमको सिर्फ हाई सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, हमको वो ऐसे बच्चों के बारे में सोचना है कि जो उसके घर वाले उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो वो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो कुछ ना कुछ आगे कर लेगा। लाइक मेरी बात करूं तो मुझे 9th स्टैंडर्ड में जाके साइंस अच्छा लगता था, मैं अप टू द 8th मुझे कॉमर्स लेना था,
उसके बाद 9th में आया तो मुझे साइंस समझ में आने लगा और फिर जाके मैंने साइंस स्ट्रीम ली। तो ये मेरे साथ हुआ है, तो ऐसा कई लोगों के साथ भी हुआ होगा कि उनका माइंड आगे जाके चेंज हुआ होगा। तो ये जो है वो लैंग्वेज बैरियर ही था मेरे लिए, तो काफी और लोगों के लिए भी ये बैरियर लोअर स्टैंडर्ड से ही सॉल्व हो जाएगा और वो सीखेंगे तो उसका इंटरेस्ट, अपना फोकस वो कर पाएंगे। सर लैंग्वेज सर एक हाई सोसाइटी में और एक लोअर सोसाइटी में सर एक है ना वो ब्रिज नहीं था कि सर है ना दोनों कम्पीट कर पाते, क्योंकि जो लोग रिच लोग हैं वो लोग सर है ना बहुत हाई एजुकेशन लेते हैं और जो सर लोअर लोग हैं वो लोग सर है ना 12th भी पास नहीं कर पाते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि पढ़ाई क्या हो रही है। हम कौन सी चीज नहीं करते, जो हमें समझ में नहीं आती वो हम नहीं करते, जो समझ में आती है, जो हमको इंटरेस्ट में आता है वही हम बार बार करते हैं। और ये लैंग्वेज बैरियर ही जो ड्रॉप आउट करते हैं ना स्कूल, उसका मेन रीजन क्या है? लैंग्वेज बैरियर। अगर कोई भी साइंस की थियरी हो या केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी, अगर मैं आपको आपके लैंग्वेज में वो थियरी एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझ में आ गई तो आपके लिए वो सब्जेक्ट फेवरेट होगा। लेकिन अगर आपको वो थियरी समझ में नहीं आई तो आपके लिए वो सर, वो लैंग्वेज, वो सब्जेक्ट, वो स्कूल सब क्या होगा? अनफेवरेट होगा और आप उसको ड्रॉप आउट करने का सोचोगे। तो ये लैंग्वेज बैरियर हट रहा है, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। और हम सिर्फ हाई सोसाइटी की नहीं, लो सोसाइटी के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। तो जो लोग अभी उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको सभी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ गया तो उसका मतलब नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, वो एक पार्ट है सर। यस, इट इज अ वन सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। आपको वो सीखनी है तो आप अलग से सीख सकते हो। लेकिन जो साइंस, जो मैथ्स, जो सोशल साइंस, ये जो सारे सब्जेक्ट है, वो अगर आप रीजनल लैंग्वेज में सीखोगे या आपकी मदर टंग में सीखोगे तो आपका बच्चा सबसे बेटर वो सीख सकेगा, क्योंकि आपके घर में भी वो लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब उसको अभी कोई बैरियर नहीं लगेगा, उसको होमली फीलिंग आएगी कि जो मैं घर में सीख रहा हूँ वो भी मैं स्कूल में सीख रहा हूँ। तो ये फीलिंग उसको थोड़ा और ईगरनेस उसके अंदर आएगी। और सर एक बात ये भी है कि सर इनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है सर, वो लोग भी सर एक हद तक अपने बच्चों को घर पे पढ़ा पाएंगे। राइट। तो जो ट्यूशंस और कोचिंग क्लास का जो भी चल रहा है वो पूरा अभी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को भी अपनी लैंग्वेज में सिखाऊंगा घर पे तो उसको भी समझ में आ जाएगा, वो सीख भी पाएगा और मुझे किसी कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर पाते, अपने बच्चों तक वो डिलीवर नहीं कर पाते। क्योंकि मैथ, साइंस ये सब ऐसा सब्जेक्ट है, आप खुद भी पढ़ोगे तो खुद भी समझ जाओगे और आपके बच्चों को भी सिखा पाओगे। तो मैं एज अ नॉट ओनली स्टूडेंट लेकिन पेरेंट्स के लिए भी बोलूंगा तो ये लैंग्वेज बैरियर हटना सबसे बेस्ट डिसीजन है गवर्नमेंट का। सो आई एम टोटली एग्री विद दैट। सर जो अभी सर बोर्ड थे, 10th के बोर्ड, 12th के बोर्ड, तो सर वो बच्चे पे एक प्रेशर क्रिएट करते थे कि ना 10th आया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 12th आया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आना आप कुछ बन नहीं पाओगे आगे लाइफ में। उसके बाद क्या कहना है कि अब सर 10th बोर्ड नहीं रहा, 12th बोर्ड नहीं रहा। अभी तक जो जितनी भी एग्जाम होती थी वो नॉलेज बेस्ड तो नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड थी। मतलब आपने कितना याद रखा। तो मैं तो इन सब एग्जाम को वो एग्जाम मानता ही नहीं कि ये आपने कुछ नॉलेज गेन किया है। ओके, ये सब किसकी कंपटीशन थी कि आप कितना याद रख सकते हो, आपके माइंड में कितना स्टोर हो सकता है, जैसे कितना लिख सकते हो। राइट 3 घंटों में। लाइक अगर मैं बात करूं पेन ड्राइव की या हार्ड ड्राइव की, तो कितनी सारी कैपेसिटी अलग अलग पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव के थे। तो यहाँ पे क्या था कि जिसका बड़ा हार्ड ड्राइव है, जिसका बड़ा पेन ड्राइव, उसके ज्यादा मार्क्स। तो मतलब ये स्टोरेज कैपेसिटी पे था पूरा गेम। वो क्या स्टोर किया उस पे नहीं था, कितनी अमाउंट में स्टोर किया। सो दैट इज रिलेटेड विद क्वांटिटेटिव, लेकिन क्वालिटेटिव नहीं था। सिर्फ वो बच्चे क्या करते थे, सिर्फ रट्टा मारा, पूरा वर्ड टू वर्ड लिख दिया, तो उसके मुझे फुल मार्क्स। लेकिन अगर किसी ने ठीक से याद रखा है, कुछ समझा है, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में लिख रहा है, तो उसको मार्क्स नहीं मिलते। तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो रहा था। और नॉलेज बेस नहीं था, इसलिए जो सीख रहे थे, मन से सीख रहे थे, उनका अभी वो उसमें ध्यान ही नहीं था। उनको क्या था कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो अच्छा आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उनका फोकस था क्या, रटना मारने में, मतलब वो रट रहे थे। तो वहां पे थोड़ा लॉस हो रहा था अच्छे स्टूडेंट का भी, क्योंकि वो अब सीखने से ज्यादा याद रखने में फोकस कर रहे थे। तो ये यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको पता है कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉलेज बेस्ड आएंगे, क्या रखा है क्या लिखा है उस पर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सर अभी सर हम देखते हैं हमारे सर कॉलेज में, और सर आजकल के यूथ की अगर मैं बात करूं तो उनको कॉलेज में आने के बाद में उनको पता नहीं है कि उन्हें बनना क्या है लाइफ में, मतलब उनको क्लियरिटी नहीं है। राइट। अब क्या है, कुछ प्रोफेशंस को हमने थोड़ा कम मानने लगा है, कुछ प्रोफेशन हाई प्रोफेशन मानते हैं। लाइक किसी ने गया और कॉमर्स गया तो सब क्या बोलते कि सीए करेगा, अगर कोई साइंस लेता है तो क्या बोलते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो ये सब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था कि साइंस मतलब डॉक्टर या इंजीनियर,
कॉमर्स मतलब सीए, और कुछ हमारे माइंड में था ही नहीं। तो अब ये क्या था, ये जो हमने मान के बैठे थे कि ये प्रोफेशन ही बेस्ट है, ये नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि चाय वाला भी डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा सकता है, एक ट्रक ड्राइवर भी इंजीनियर से ज्यादा कमा सकता है, राइट। तो ये सब जो फंडामेंटल चीज है कब पता चलेगी, तो जब वो बच्चा ऑलरेडी पहले ही स्कूलिंग में जाके दिखेगा वहां पे कि नहीं यहाँ पे इनकम सोर्स अच्छा है। मैं मानता हूँ कि अभी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ कमाते हैं, तो जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं कंपेरेटिव टू डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। अगर मैं खमन ढोकला के वाले की भी बात करूँ, दास खमन ढोकला या खाखरा वाले के भी, तो वो लोग भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं, उनके पास स्किल है, राइट। तो ये स्किल पे फोकस करना है, उसके पहले ही टारगेट क्लियर होना चाहिए। कोई भी बिजनेस या कोई भी ऐसा हमको छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। हमारा मेन एम क्या है, हमें वो देखना है कि लाइक अर्निंग अगर आपको करनी है तो आपको वो देखना है कि भाई कहाँ से क्या पे और कहाँ पे हमको ये फोकस करना है, राइट। तो सर अभी सर इस पॉलिसी में सर एंटरप्रेन्योरशिप पे सर ज्यादा फोकस किया गया है कि हर बच्चा सर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, ताकि आगे जाके वो देश की जीडीपी में और पर्सनल ग्रोथ और देश की ग्रोथ में सर वो अपना कंट्रीब्यूट कर सके सर। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए क्या चाहिए, आपको न्यू आइडियाज चाहिए, और न्यू आइडियाज कब मिलेंगे, जब आप ऑन फील्ड आए, राइट। अगर मैं मेरी ऑफिस में बैठ के सोचूंगा ये करूँ तब मुझे कुछ आइडिया ऐसा माइंड में आएगा, लेकिन जब मैं उसको अप्लाई करूंगा ऑन द फील्ड जाके, तब मुझे पता चलेगा नहीं ये करने से ये होता है, राइट। अगर मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मुझे अमूल पार्लर ओपन करना है कितनी इनकम होगी ये सब, तो मैं ऐसा डेटा डाल के नहीं दे सकता। मुझे ऑन द फील्ड जाना पड़ेगा, कहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। मैं 10-15 दिन देखूंगा कि अमूल पार्लर में इनकम कैसे आती है, कितना कमीशन होता है, तब जाके मैं डिसाइड करूँगा कि नहीं इसमें एक्चुअली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये तो जस्ट एग्जाम्पल था। वैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि अभी इंडिया डेवलप कर रहा है। अगर मैं डिजिटलाइजेशन पे जाऊँ तो ये भी जो ई लर्निंग चल रहा है या ई मीडियम से जो भी चल रहा है, तो और रोबोटिक्स भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत काम आएगी। क्योंकि अगर इंडिया खुद अपने इक्विपमेंट बनाने लगेगी तो हमें जापान या चाइना उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना सकेंगे। तो फिर इंडिया भी एज अ टॉप कंट्री में आ जाएगा। सर आपको क्या मानना है सर, अगर सुपर पावर बनना है इंडिया को तो ये चीज सर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इसको? अगर सुपर पावर की बात करें तो पहले हमें खुद को सुपर इंडियन बनाना पड़ेगा। अगर हम जब सुपर इंडियन बनेंगे तब इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। तो ये एजुकेशन पॉलिसी को हमको विदाउट एनी प्रोटेस्ट हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये 2-4 लोगों ने नहीं बनाई है, ये पूरा सर्वे करके बहुत डीप थिंकिंग करके बनाई हुई पॉलिसी है। मतलब उन्होंने कितना सारा रिसर्च किया होगा तब जाके इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई है। तो जो अच्छा इतना सोच के बनाया वो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। तो हमें इसको बहुत हैप्पीली और अच्छे से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ फ्लो में चलना चाहिए गवर्नमेंट का। सर आजकल बच्चे सर बाहर जा रहे सर पढ़ने के लिए सर फॉरेन, तो सर इसके बाद सर उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर वो क्वालिटी आपको इंडिया में मिल जाएगी सर। राइट। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि बाहर के स्टूडेंट वीजा लेके इंडिया में पढ़ने के लिए आए, क्योंकि इतना अच्छा आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई और कंट्री सोच रही है और इतना अच्छा वहाँ पे अप्लाई भी हो रहा है अबाउट द एजुकेशन। तो फ्यूचर में शायद ऐसा होगा कि बाहर के स्टूडेंट कहीं आपको अमेरिकन दिख जाएगा, क्या चाइनीज लोग या न जाने कहाँ से लोग इंडिया में पढ़ने आएंगे और हमारे यहाँ पे पेइंग गेस्ट रहेगा। ये भी हो सकता है, राइट। लेट्स सी। तो अपने घर पे 1-2 रूम ज्यादा ही बना देना, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला है कि लोग आपके घर पर रहने आने वाले हैं। एक चाइनीज का रूम, एक कोरियन होगा, तो कोई जापानीज होगा, कोई अमेरिकन होगा, ये सब होने वाला है फ्यूचर में। आई एम नॉट जोकिंग, ये होगा। और तब आप हमारे वीडियो देख के आप हंसना के यार इन लोगों ने सर पहले ही हमें बता दिया, 2020 में ही हमने आपको फ्यूचर बता दिया है। जी सर, ऑफ कोर्स। और सर इसमें सर एक बहुत ही मेन चीज है सर इसका इम्प्लीमेंटेशन। सर आपने सर ऑन पेपर तो सर ये बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन सर इसका मेन पर्पस है इम्प्लीमेंटेशन में। सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हर एक नागरिक को सर ये पता हो ये पॉलिसी एक्चुअली में है क्या, तभी वो जाके अपने बच्चों को समझा पाएंगे और फिर वो लोग उस वे में आगे बढ़ पाएंगे सर। राइट। अगर मैं बात करूँ तो ये स्टार्ट होगी पॉलिसी तो जो जूनियर सीनियर केजी बच्चे वहां से स्टार्ट होगी। मतलब उन बच्चों को तो कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया ही है। वो ओल्ड सिस्टम हो या न्यू सिस्टम, उनको क्या है, बस जानना है और सीखना है। जो भी हमको अप्लाई करना है, जो भी सिखाना है, वो पेरेंट्स को सिखाना है, पेरेंट्स को समझाना है, क्योंकि ये सिस्टम में पेरेंट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना टीचर का है। तो वहाँ पे टीचर और
मैं बोल रहा हूँ पेरेंट्स, इन दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट अप्लाई होगा सिस्टम, इसके लिए काउंसलिंग भी हो गया, जनरल पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी, और गवर्नमेंट के जो भी एजेंसी है वो भी पेरेंट्स को भी समझाएगी और साथ में टीचर्स को भी, और पूरा फ्लो ये एक साथ होगा। सर क्योंकि आप एक बहुत ही टॉप एजुकेटर है सर, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सर बड़ी बड़ी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स इसको सर कैसे देख रही है, इस पॉलिसी को सर कैसे देख रही है? क्योंकि मैंने सुना है गवर्नमेंट को कि ये लोग अभी नॉन प्रॉफिटेबल होने वाला है सर ये सब कुछ। राइट। तो प्राइवेट जो भी जितनी कॉलेजेस हैं, जितना मुझे पता है, मैं इतना भी क्या बोल सकते हैं कि ज्ञान का सोर्स नहीं हूँ, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ आपको, कि जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनको थोड़ा बहुत तो लॉस, थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन बड़ा भी लॉस होने वाला है फ्रॉम दिस एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अभी जितने भी कॉलेज वो सब रिजिड कॉलेजेस है, लाइक कोई साइंस कॉलेज है, कोई कॉमर्स कॉलेज है, कोई आर्ट्स कॉलेज है। मतलब ये जो फंडामेंटल थिंग पहले से चल रही थी, जैसे हमने साइंस कॉमर्स आर्ट्स डिवाइड किया, वैसे कॉलेज भी डिवाइड हो गई। तो अब ये सब मर्ज हो गया है, तो डेफिनेटली कॉलेज भी अब क्या होने वाली है, मर्ज भी होगी। यस सर, ऑफ कोर्स। तो वहां पे देखना पड़ेगा कि भी कैसे उनको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो कॉलेज को भी अपना स्ट्रक्चर बाय द रूट चेंज करना पड़ेगा पहले से ही, राइट? तो सर उस टाइम पे देखना पड़ेगा क्या होगा। सर कॉलेज सर नहीं खुलने वाले हैं या फिर जो भी हैं उन्हीं में से लोग चेंज करने वाले हैं, मतलब इनका विजन क्या है सर? जैसे इंडिया में कोई नई ट्रेंड नहीं आती, सिर्फ ट्रेन के नंबर चेंज होता है, ओके सर। राइट? वैसे ही क्या होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर कॉलेज का सेम टू सेम रहेगा, लेकिन वो क्या होगा कि जो भी पढ़ाने का प्रोसीजर है, जो भी सब्जेक्ट है, वो सब चेंज होगा। और ये भी हम एज अ प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज ए एजुकेटर, एक्चुअली जब होगा तभी पता चलेगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। सो आई एम नॉट एक्जैक्टली सेइंग दैट ये 100% होगा, लेकिन शायद ऐसा होगा, ये मेरा खुद का मानना है। जी सर। सर थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने सर टाइम निकाला और आपने इतना टाइम दिया हमको। हमने पूरी ट्राई किया है कि ये पूरा पॉलिसी और इनका विजन आपको अच्छे से समझा पाए, पर अगर हमसे कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट बाकी रह गया हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और एक बार और स्पेशल थैंक यू हमारे सर के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। और हमसे भी समझाने में कोई भी गलती होगी तो हम दोनों को भी माफ कर देना, क्योंकि हम भी इतने ज्ञान विशारद नहीं कि हमको सब कुछ पता हो। हमें जितना भी नॉलेज था हमने उसके हिसाब से हमने आप सबको एक्सप्लेन किया है। फिर भी हमसे कोई गलती होगी तो आप जरूर माफ कर दीजिएगा, और हमारी कोई गलतियां हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नए पॉडकास्ट यहाँ से आते रहेंगे। एंड आपके सपोर्ट के लिए, सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। सर का एक चैनल है माय स्मार्ट क्लास से, आप उनको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो साइंस से लगते और इस फील्ड से लगते वीडियो हर हफ्ते पोस्ट करते रहते हैं, और इनके पास लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है हाल फिलहाल। तो आप इनको भी फॉलो करें। इनके सारे हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के मैंने लिंक के नीचे किए हुए हैं, तो आप प्लीज फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।